नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पर्यावरण के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और जो हमारी सीरीज चल रही है आज ये 5वीं वीडियो रहेगी और इसमें हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम पढ़ेंगे आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी को कितने भागों में बांटा गया है या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझना है हमें कि बायोडाइवर्सिटी जहां पर अधिक पाई जाएगी या फिर बायोडाइवर्सिटी पर किसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे जरूरी है तापमान। तो तापमान उस जगह का कैसा होना चाहिए, तो उस जगह का तापमान होना चाहिए सामान्य यानी नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद वहां की जलवायु कैसी होनी चाहिए। अगर जहां की जलवायु जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो या फिर कम हो, ठीक है, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन सी होती है, तो तापमान पहले नंबर पे। इसके बाद जलवायु वहां की होनी चाहिए मानसूनी। वहां की जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो वहां की जलवायु मानसूनी होनी चाहिए। इसके बाद अगर रेनफॉल की बात की जाए, रेनफॉल का मतलब वर्षा से है। ठीक है, अगर वर्षा की बात की जाए तो वहां पर हाई रेनफॉल होनी चाहिए, वहां पर हाई रेनफॉल होनी चाहिए या फिर अधिक वर्षा। अब जो ऐसा क्षेत्र होगा, मतलब जहां का तापमान क्या हो, नॉर्मल हो, जलवायु कैसी हो, मानसूनी हो, और वर्षा कैसी हो, तो वहां पर अधिक वर्षा होती हो। ठीक है, अब ऐसे क्षेत्र पर आपको हाई प्लांट एरिया मिलेगा। हाई प्लांट एरिया मिलेगा। हाई प्लांट एरिया मतलब वहां पर पौधे ज्यादा मिलेंगे आपको, पौधे या फिर वनस्पतियां। मतलब जिस क्षेत्र पर वर्षा अधिक होती हो वहां पर क्या आपको पौधे ज्यादा मिलेंगे। जब पौधे ज्यादा मिलेंगे इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहां की जो प्रोडक्टिविटी होती है, वहां की जो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी वो अधिक होगी। वहां की उत्पादकता क्या होगी, अधिक होगी। जब उत्पादकता अधिक होगी, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो वहां पर अधिक जीवों के मिलने की संभावना भी होगी। अधिक जीवों के मिलने की संभावना, मिलने की संभावना भी होगी। ठीक है, मतलब हाई, अब अगर जो क्षेत्र जिसमें उसका तापमान नॉर्मल हो, जलवायु मानसूनी हो, रेनफॉल अधिक हो यानी वर्षा जब अधिक होती है वहां पर आपको ज्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे, ज्यादा वनस्पतियां मिलेंगी। इसके बाद जो प्रोडक्टिविटी होगी, वहां की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उत्पादकता सबसे ज्यादा होगी। जब ज्यादा पेड़ पौधे तो वहां की उत्पादकता भी ज्यादा होगी। अब उत्पादकता ज्यादा होगी, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर उनको खाने के लिए जीव जंतु भी अधिक होंगे। ठीक है, जो जीव जंतु अगर अधिक होंगे वहां पर, तो आसपास के जो भी एरिया है, आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, वहां से जीवों का जो स्थानांतरण होगा, जो जीव अगर जाएंगे तो किधर जाएंगे, जहां पर हाई प्लांट एरिया हो। ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब हमें यह देखना था यहां पर कि कहां पर जैव विविधता अधिक होगी और कहां पर जैव विविधता कम होगी। ठीक है, तो अगर तापमान क्या हो, सामान्य तापमान हो, जलवायु मानसूनी हो, रेनफॉल अधिक हो, तो वहां पर ज्यादा प्लांट मिलेंगे, उसलिए उत्पादकता अधिक होगी और वहां पर अधिक जीव मिलने की भी संभावना होगी। अर्थात वहां पर क्या बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होगी। ठीक है, अब इसके आगे अगर बात की जाए कि बायोडाइवर्सिटी को अगर ग्लोब पर देखा जाए, पूरे ग्लोब पर, तो हमें यह देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्लोब। अगर हम ग्लोब पर बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो
दो क्षेत्र आते हैं, एक होता है इक्विटोरियल रीजन, इक्विटोरियल रीजन अथवा लो लैटिट्यूड, अथवा लो लैटिट्यूड, मतलब जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होगा या फिर जो निम्न अक्षांश का क्षेत्र होगा वहां की बायोडायवर्सिटी कैसी होगी। तो आप जानते हैं कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है वहां का तापमान कैसा होता है, तो सूर्य की किरणें वहां पर बहुत तेज पड़ती हैं, अर्थात वहां का तापमान क्या होगा, अधिक होगा, वहां का तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो वहां पर वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी, वर्षा भी अधिक होगी। अब वर्षा अधिक होगी तो वहां पर पेड़ पौधे वनस्पतियां भी ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। अगर वनस्पतियां ज्यादा मिलेंगी अर्थात वहां पर बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा होगी। मतलब जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है, वहां का तापमान अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है। जब वर्षा अधिक होती है इस कारण वहां पर जो पेड़ पौधे या फिर वनस्पतियां होंगी, पेड़ पौधे या फिर वनस्पतियां भी क्या होंगी, अधिक होंगी। जब पेड़ पौधे वनस्पतियां अधिक है तो जाहिर सी बात है वहां की बायोडायवर्सिटी कैसी होगी, वहां की बायोडायवर्सिटी कैसी होगी। तो आप कहेंगे सर वहां की बायोडायवर्सिटी वेरी हाई होगी। वहां की बायोडायवर्सिटी क्या होगी, वहां पर जैव विविधता बहुत ही अधिक होगी। और एक बात और आपको ध्यान देना है कि जहां पर जैव विविधता वेरी हाई हो, यहां पर वेरी हाई होगी, ठीक है। और जहां पर जैव विविधता वेरी हाई हो उसे मेगा डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रही भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात। एक चीज क्या आप जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा है उसे भूमध्य रेखा के अलावा विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्यों, आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि भूमध्य रेखा को एक और नाम से जाना जाता है विषुवत रेखा के नाम से? क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो मैं बता दूं आपको कि जो भूमध्य रेखा है वो इस पूरे ग्लोब को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बांटती है। मतलब जो भूमध्य रेखा है वो पूरे ग्लोब को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड करती है, इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। मतलब ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच मानी जाती है, जिससे हम यदि नीचे की तरफ जाएं तो हमें दक्षिणी ध्रुव की ओर जाना होगा, या फिर अगर ऊपर की ओर जाएं तो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये जो रेखा है यहां 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च ये 2 दिन यहां दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं उस स्थिति को कहा जाता है विषुव। उस स्थिति को कहा जाता है विषुव। इस कारण इस रेखा का नाम पड़ गया विषुवत रेखा, और सिर्फ इसी 2 दिन ही हम इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आपने समझा होगा कि जो इक्वेटोरियल रीजन है यहां पर तापमान अधिक होता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ही तेज पड़ती है यहां पर, ठीक है। अब जब अधिक तापमान होगा अधिक वर्षा भी होती है, जब अधिक वर्षा होती है तो यहाँ की बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र आता है, वो होता है हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड को हम क्या कह सकते हैं, उच्च अक्षांश। अब जब यहां की बात की जाए हाई लैटिट्यूड की, तो यहां का जो तापमान होता है,
वो कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। जब तापमान कम होता है तो यहां वर्षा भी कम होती है, और जब वर्षा कम होगी तो यहां की जैव विविधता भी कम होगी, जैव विविधता भी कम पाई जाएगी। मतलब ये ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा भी कम होती है और जैव विविधता भी कम पाई जाती है यहां पर, ठीक है। तो यहां से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? यहां से निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि हाई बायोडायवर्सिटी कहां पर होगी? तो ये होगी इक्वेटर पे। कहां पर होगी? इक्वेटर पे, ठीक है। अब लो डाइवर्सिटी कहां होगी? लो बायोडायवर्सिटी कहां होगी? तो ये होगी हाई लैटिट्यूड पे। हाई लैटिट्यूड को हम क्या बोल सकते हैं? ऑन पोल्स, यानी ध्रुवों पर क्या होगी? तो वहां पर कम जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमने बताया था कि ये जो ग्लोब पूरा है, ग्लोब पर ये जो इक्वेटर है, अब इक्वेटर से जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ध्रुवों की तरफ, या तो आप उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाएं या फिर दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाएं, तो वैसे वैसे क्या होती है? जैव विविधता भी घटती जाती है, क्योंकि तापमान घटता जाता है। इसके बाद वहां पर वर्षा भी कम होगी, और जब वर्षा कम होगी तो वहां की जो बायोडायवर्सिटी है वो भी कम होती रहेगी, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसे हम BRB कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो सबसे पहले आप समझ लें कि बायोस्फीयर होता क्या है। अब बायोस्फीयर के बारे में हम समझ लेते हैं। इसमें 3 क्षेत्र शामिल होते हैं। 3 क्षेत्र शामिल होते हैं, और कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। एक होता है वायुमंडल, दूसरा होता है स्थल मंडल, और तीसरा होता है जल मंडल। तो ये वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल का जो मिश्रित रूप होता है, इनका जो मिश्रित रूप होता है, मतलब ये क्षेत्र, मतलब जहां पर तीनों चीजों अवेलेबल हो, मिश्रित रूप ही क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं जैव मंडल। क्या होता है यहां पर? तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब वहां पर स्थल भी मौजूद हो, वहां पर वायुमंडल भी अवेलेबल हो, और वहां पर जल यानी पानी भी अवेलेबल हो, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो जैव मंडल है, यहां पर जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेस हैं, उनका मानव क्या करता है? मानव दोहन करता है, उनको यूज करता है, ठीक है। यहां पर जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, बाकी सारे जीव जंतु हैं, तो उनको क्या करता है? मानव अपने भौतिक सुख के लिए या फिर भौतिक चीज की जरूरत के लिए इनका यूज करता है, इनका दोहन करता है। जब इनका दोहन करता है तो इससे जो जैव मंडल क्षेत्र है ये प्रभावित भी होता है। ये क्या होता है? प्रभावित भी होता है। जैसे ज्यादा दोहन कर लिया तो कोई प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर हो गई, वनों को काट लिया तो इससे बाकी जो जीव जंतु हैं उनको हानि पहुंच रही है, ठीक है। तो मानव जब जैव मंडल पे जितने भी रिसोर्सेस या फिर संसाधन अवेलेबल हुए उनको क्या करता है? जब उनका दोहन करता है तो उससे जैव मंडल
प्रभावित भी होता है, और जब जैव मंडल प्रभावित होता है तो इस कारण आवश्यकता पड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, अर्थात जैव मंडल आरक्षण की आवश्यकता पड़ी कि इसे संरक्षित किया जाए इसको, तभी जाकर के सारी चीजें अवेलेबल हो पाएंगी या फिर जो भी जातियां हैं वो विलुप्त नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया कि पूरे विश्व में ये समस्या चल रही थी, तो यूनेस्को ने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया 1971 ईस्वी में। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया 1971 ईस्वी में, और प्रोग्राम का नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मानव और जीव मंडल कार्यक्रम, इसका आयोजन किया गया 1971 में। और यहां पर बात यह की गई कि अब जो है हमें क्या करना है, बायोडायवर्सिटी को संरक्षण करना है, मतलब उनको संरक्षित करना है, फिर उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि मानव ने इतना दोहन कर लिया है कि अब प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं। और इससे क्या इफेक्ट होगा, तो इससे हमारे पारिस्थितिक तंत्र पे प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमें काफी हानि पहुंच रही है इस समय। ठीक है, तो इस कारण यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने 1971 में एक प्रोग्राम कंडक्ट किया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मतलब मानव और जीव मंडल कार्यक्रम। इन्होंने एक प्रोग्राम रखा। ठीक है, अब उसमें क्या कहा गया, तो उसमें कहा गया कि हमें क्या करना है कि हमें बायोस्फीयर यानी बायोडायवर्सिटी को अब कंजर्व करना है। अब कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा बायोस्फीयर रिजर्व्स की स्थापना। बायोस्फीयर रिजर्व्स की स्थापना करनी पड़ेगी, मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स की स्थापना कर हमें क्या करना होगा, वनस्पतियों या फिर जीव जंतुओं को बचाना होगा। ठीक है, अब आपसे यहां पर पूछ लिया जाएगा कि जो विश्व का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो है कांगो नदी के किनारे अफ्रीका में यंगामा। ये 1976 ईस्वी में बनाया गया था, सबसे पहला ही, मतलब ये पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला बायोस्फीयर कौन है, तो ये है यंगामा। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। अगर ये प्रश्न आ जाए कि भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की शुरुआत या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब बनाया गया, तो यूनेस्को यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व्स की शुरुआत भारत में। ठीक है, तो यूनेस्को ने जो प्रोग्राम कंडक्ट किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें क्या होता है कि जैव मंडल आरक्षण जो रिजर्व होते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, तो वैसे प्रोग्राम कंडक्ट करेगा, कौन करेगा, तो जो मैप प्रोग्राम किया गया था उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा। अब ये भारत में कब से शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत हुई 1986 से। इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप बताएंगे सर इसकी शुरुआत हुई 1986 से। अब अगर पूछ लिया जाए कि बताइए भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे पहला भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। और नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1986 में
नीलगिरी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद इस तरह से भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टोटल भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व मैब एक्सेप्टेड है। मैब एक्सेप्टेड मतलब विश्व स्तर के वो बायोस्फीयर रिजर्व माने गए हैं। ठीक है, इसमें से नीलगिरी सहित कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जो कि मैब के द्वारा एक्सेप्टेड हैं, मतलब मैब ने उनको स्वीकार किया है, विश्व लेवल पर वो बायोस्फीयर रिजर्व माने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आइए समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर की जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी कंडीशंस क्या होती है। कंडीशंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। कंडीशंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, या फिर हम यहां से ये समझ लेते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है यानी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उससे कितने भागों में बांटा गया है, या फिर जो भी भाग हैं उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या शर्तें हैं, ये हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि कुल 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। किसको? बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्र बनाए जाते हैं। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तीन क्षेत्र में जो सबसे बीच वाला क्षेत्र होता है, एक होता है उसमें कोर जोन। इसमें कुल 3 जोन बनते हैं, कोर जोन, और एक होता है बफर जोन, और एक होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन। अब इन तीनों की शर्तें क्या क्या है? तो इन तीनों की शर्तें हैं कि जो कोर जोन है, उस बायोस्फीयर का जो कोर जोन रहेगा वहां पर किसी को भी अनुमति नहीं है, मतलब वहां पर कोई नहीं जा सकता। लेकिन जा कौन सकता है? तो वहां पर सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही जा सकते हैं। वहां पर कौन जा सकता है? तो सरकारी कर्मचारियों के जाने का आदेश है या फिर उनको ही अनुमति है। ठीक है, ये हो गया कोर जोन। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि जो बफर जोन है, बफर जोन में किसके किसके लिए अलाउड है या फिर क्या क्या हम कर सकते हैं बफर जोन में। तो बफर जोन में कोई शोध काम किया जा सकता है, शोध मतलब रिसर्च किया जा सकता है, और यहां टूरिज्म के लिए भी छूट है, टूरिज्म के लिए आप जा सकते हैं। इसके बाद सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं, वहां पर सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं, और यदि पर्यावरण संबंधी कोई कार्यक्रम है, पर्यावरण संबंधी कोई कार्यक्रम है तो वहां पर किया जा सकता है। पर्यावरण संबंधी कोई अगर कार्यक्रम है तो वहां पर उसका आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, ये कहां किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है बफर जोन में। आपने देखा कि कोर जोन किसके लिए अलाउ होता है? तो कोर जोन सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, और बफर जोन इसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के मतलब जो भी अधिकारी होते हैं उनको जाने की अनुमति होती है, और टूरिज्म के लिए भी ये इस क्षेत्र में अनुमति है। इसके बाद सरकारी कर्मचारी जाएंगे, और इसके बाद पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम यदि कोई हो तो वो भी इसमें कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर है ट्रांजिशन जोन। इसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र कहेंगे। और यहां पर ऑल पीपल आर अलाउड,
मतलब यहाँ पर किसी भी आदमी को जाने की अनुमति है, मतलब कोई भी आदमी हो वो ट्रांजिशन जोन में जा सकता है, घूम सकता है, वहां की चीजों को यूज कर सकता है और देख सकता है। ठीक है, अब इसके बाद बफर जोन में क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ शोध करता जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए आप जा सकते हैं, सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं, पर्यावरण संबंधी अगर कोई कार्यक्रम हो तो उसको आप कंडक्ट कर सकते हैं, वहां पर कर सकते हैं। या फिर जब कोर जोन की बात आती है तो कोर जोन में सिर्फ और सिर्फ कौन जा सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी जा सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इतने कंटेंट को ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना सकते या फिर ज़्यादा वीडियो बड़ी हम नहीं कर सकते, आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगर वैसा समय आएगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी बनाई जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही कंटेंट को रखते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और उम्मीद है कि आप अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका जो भी समय है वो आप वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, और वेस्ट करना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात लास्ट में और कहूँगा आपसे कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें और हमारा मनोबल बढ़े, हमें प्रोत्साहन मिले, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाते रहेंगे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।